हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम साइकोलॉजी के चैप्टर 8 के ह्यूमन मेमोरी के सेकंड पार्ट पर हैं। पहले पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई और बताई है। इस दूसरे पार्ट के साथ इस चैप्टर को हम क्लोज करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं क्या बोलूँ, आई हैव नो वर्ड टू से। आपको खुद ही डिसाइड करना है कि जब एक चैनल पर आपको रेगुलर कंटेंट और ऐसे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें मिल रही है तो उसको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट्स योर चॉइस। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लिंक मिलेंगे, यानी कि हमारे ऐप एंड वेबसाइट का लिंक, हमारे फ्री व्हाट्सएप एंड चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ से आप हमें एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, पिछले पार्ट में हमने ह्यूमन मेमोरी के बारे में जाना था, जिसमें हमने ये बातें सीखी थी कि कैसे कितने तरह के ह्यूमन मेमोरी में कौन कौन से पार्ट है, बहुत सारी चीजें हमने जाना था। आज जो हमारा टॉपिक है वो फॉरगेटिंग के ऊपर है। फॉरगेटिंग का मतलब जो हम भूल जाते हैं। भूलने के कई सारे रीजन होते हैं और उन्हीं रीजनों में से आज हम कुछ ऐसे चीजें पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम के लिए तो ठीक ही रहेगा, लेकिन आपके लाइफ में भी आगे इन चीजों का बड़ा रोल होगा। यानी अगर साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझा जाए तो आप डे टू डे लाइफ में लोगों से जब मिलेंगे, बात करेंगे तो उनके दिमागी हालत को भी पढ़ पाएंगे और ये आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा रादर देन योर मार्क्स। यानी आपका जो मार्क्स आएगा वो तो आएगा ही आएगा, पर लाइफ में ये चीजें सीख जाएंगे ना तो आप अपनी फैमिली, अपने रिश्ते को और अपनी सारी बॉन्डिंग को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मतलब आपकी पॉपुलैरिटी काफी हाई हो जाएगी। तो देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अगर फॉरगेटिंग में आते हैं यहाँ पे, तो फॉरगेटिंग इज एन एवरीडे ह्यूमन एक्सपीरियंस। रोजाना हम कहीं ना कहीं कुछ चीजें भूलते रहते हैं। भूलते कि नहीं भूलते हैं? अच्छा, आपके पास अगर 2-3 ईमेल आईडी है तो क्या एक्यूरेटली मैं आपसे पूछूं कि कौन से मेल का कौन सा क्या पासवर्ड है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। जनरली लोग तुक्के से लगाते हैं या फिर 2-3 पासवर्ड होता है, 1-2 लगाते हैं तो उनको मिलता है। तो ये भाई डे टू डे लाइफ है। इट इज डिफिकल्ट टू स्टेट व्हाट कॉज फॉरगेटिंग। भूलने का क्या एक्चुअली कारण है ये बताना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना। सो देयर आर सेवरल थ्योरीज दैट स्टेट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग इन देयर ऑन यूनिक वे। कुछ ऐसे थ्योरीज पढ़ने वाले हैं जो आपको बताता है भूलने का क्या कारण है और क्यों हम भूलते हैं। जब पहले आता था दवाई वगैरह दीजिए, स्मरण शक्ति बढ़ेगा। भाई हम लोग तो गांव में सुबह सुबह जो है 4 बजे उठ जाते थे, 3:30 तक उठते थे, 4 बजे तक जो रेडी वेडी हो गए, पढ़ाई किया आराम से, और उसके बाद जो है मेमोरी बड़ा शार्प रहता था। कुछ एक्सरसाइज योगा वगैरह भी कर लिया, अगर दौड़ने जाना दौड़ने भी चले गए, जो है सारा काम अपना कर लिया। बट स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटे मॉर्निंग में पढ़ना है तो पढ़ना है, ये हमारी रेगुलरिटी में थी। तो अब जैसे क्या है कि जब एक नॉर्मल बोल रहे हैं, ट्रेस डीके इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं ट्रेस क्षय बोलते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं और इसको ले आते हैं। हिंदी भी साथ साथ में लेके चलेंगे आपके साथ में, ताकि कुछ चीजें ऐसी होगी जिसके हिंदी वाले वर्ड मुझे नहीं मालूम होंगे तो मैं आपको यहां पर बता पाऊंगा। समझिए ध्यान से। तो जैसे पहला जो है आपका ट्रेस डीके, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे लिखा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग इज ट्रेस थ्योरी, ऑल्सो नोन एज डिसयूज थ्योरी। अब ये डिसयूज थ्योरी क्या है? यानी भूलने के सबसे पुराने सिद्धांतों में से एक है ट्रेस सिद्धांत। इसे अनुपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारी मेमोरी है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में अस्थायी रूप से लगातार शारीरिक परिवर्तन के कारण आती है। अगर फिजिकल चेंज हमारा होगा तो वो मेमोरी भी बदलेगी। तो वही है, इंग्लिश में लिखा है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट मेमोरी लीड्स टू रिलेटिवली परमानेंट फिजिकल चेंज इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दीज चेंजेज इन ब्रेन आर रेफर टू एज मेमोरी ट्रेसेस। तो कुछ मेमोरी केवल बच जाता है, जिसको ट्रेस के रूप में देखते हैं। ट्रेस होता है मतलब कुछ हिस्सा ऐसे ट्रेस करके निकालता है। ट्रेस मतलब थोड़ा सा जो रह गया, मतलब हटते जाना, मेमोरी निकलते जाता है। और मेमोरी हटने का कारण ये है कि अगर सारी बातें दिमाग में रह गई ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पुरानी बातें, नई बातों की बात आने की वजह से हटता जाता है। सो मेमोरी ट्रेसेस स्टे इन ब्रेन कॉन्स्टेंटली यूज बट दे टेंड टू डिसअपियर। या तो वो डिसअपियर होते रहते हैं यानी गायब होते रहते हैं, या फेड अवे यानी कि थोड़ा कम होता जाता है। वही लिखा है यहाँ पे कि जो स्मृति है निरंतर उपयोग किया जाता है वो तो दिमाग में रहता है, लेकिन जो बहुत लंबे समय तक उपयोग ही नहीं किया है तो या तो वो धीरे धीरे मिट जाता है या वो लापता हो जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। लापता से याद है, एक मूवी आया था लापता लेडीज, बड़ा अच्छा मूवी था रवि किशन का। सो
इफ नॉट यूज फॉर लॉन्ग पीरियड। देखिए ये भी एक बात है, जैसे लापता देखा मुझे मूवी की बात याद आ गई थी। ये क्या होता है, मेरी मेमोरी है जो को रिलेट कर गया। ये भी हम जानेंगे कि कोई चीज सुनकर आपको वो चीज याद आ जाती है। तो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो फेडिंग अवे ऑफ दिस मेमोरी ट्रेसेस कॉज ऑफ फॉरगेटिंग ऑफ लर्न मटेरियल और इन्फॉर्मेशन। तो फेडिंग का मतलब होता है धीरे 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 जब चीजें हटती जाती है ना, जैसे इसमें लिखा है मिट जाता है, यद्यपि साधारण लगता है लेकिन इस सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना भी की गई है। मतलब इसका कंट्रोवर्सी भी आया है, क्रिटिसाइज भी इसको किया गया है लोगों ने, ठीक है ना। बेस्ड ऑन दिस थ्योरी इट कैन बी सेफली एज्यूम, ये माना जाता है कि वी मेमोराइज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स बिफोर गोइंग टू स्लीप, वी विल फॉरगेट इट आफ्टर वेकिंग अप, बट इन रियलिटी द अपोजिट होल्ड्स ट्रू। ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कहता है कि हम जब सोने से पहले एक शब्दों की सूची याद करते हैं तो हम इसे भूल जाएंगे जब हम जागेंगे। लेकिन वास्तविकता में उल्टा ही होता है। कभी आपने सोचा है कि रात में सोने से पहले कुछ याद कीजिए आप और सुबह आप भूल गए? हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि डिसअपियर हो सकता है माइंड से। डिसअपियर मींस फेड, डिसअपियर नहीं फेड, हल्का हल्का फिर याद आ जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन ये थोड़ी कि आप भूल जाएंगे। सुबह सुबह उठने के बाद मेमोरी क्यों शार्प रहती है? मॉर्निंग के टाइम में क्या देखो, शाम में पढ़ते हैं याद आते, दिन भर की बातें दिमाग में आती है और कई सारी चीजें होती है जो दिमाग सोच रहा होता है, समझ रहा होता है। कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। लेकिन सुबह सुबह के टाइम में फ्रेश होकर उठते हैं, उस समय केवल और केवल जो सबसे सामने आता है वो मेमोरी को कैच करता है। इसलिए कहा जाता है सुबह सुबह स्टडी करनी चाहिए। नहीं, मॉर्निंग में सबसे पहले आपको वो चीजें याद करनी चाहिए जिसको याद करने में आपको दिक्कत होता है, और बाकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी अगर आपको रिलेट याद रखना है तो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा थ्योरी की बात करते हैं। दूसरा थ्योरी है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी बेसिकली क्या कहता है, यानी अवरोध, जिसको अवरोध कहते हैं। अवरोध कहता है, यह सिद्धांत बताता है कि विस्मरण, देखिए यह सिद्धांत बताता है कि विस्मरण सीखी गई, याद की गई जानकारी के बीच अवरोध के कारण होता है। यह सिद्धांत यह मानता है कि भूलना पुरानी या याद की जानकारी के बीच अवरोध के उद्भव के कारण होता है। इसके अनुसार सीखना या याद करना पुरानी और नई जानकारी के बीच संघ गठन है, क्योंकि आप नई चीजें भी तो सीखते हैं ना, तो पुरानी चीजें कलेक्शन है। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। आपका मान लो गाड़ी का नंबर कुछ और था पहले, और नई गाड़ी आ गई है, ट्रैफिक पुलिस वाला पूछ देगा पुराना वाला बता दोगे, क्यों पुराना वाला बता दोगे? क्योंकि नई वाला, पुराने की वजह से नई वाला नहीं आ पाया है। या बहुत बार ऐसा होगा कि पूछेगा पुराना वाला बता दोगे नया वाला, क्यों? क्योंकि नया वाला आ गया है। तो ये जो चीजें होती हैं दिमाग में यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं नई जानकारी के लिए ब्लॉकिंग की जाती है, तो प्रसिद्ध अवरोध है, ब्लॉक कर दिया नए वाले ने पुराने वाले को, पुराने वाले नए वाले को। तो इस तरह से जो चीजें होती है वो है। तो यहाँ पर बता रहे हैं आपको, तो फॉरगेटिंग अकॉर्डिंग दिस ऑकर्स व्हेन ईदर द न्यू इंफॉर्मेशन इंटरफेयर्स विद द रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड इंफॉर्मेशन। जब ओल्ड आया तो आपका नया वाला चला गया। तो यही चीज यहाँ पर चलता रहता है। इसमें एक प्रोएक्टिव होता है, इसको फॉरवर्ड मूविंग कहते हैं। फॉरवर्ड मूविंग का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि फॉरवर्ड मूविंग क्या होता है, एक बैकवर्ड मूविंग होता है, ठीक है। दोनों ही मैं चीजें बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से बताता हूँ, देखिए इस तरह से लिस्ट रखता हूँ और इस लिस्ट में आपको बताऊंगा कि क्या फॉरवर्ड होता है और क्या बैकवर्ड होता है। समझिएगा इसको ध्यान से, फिर हम आपको ये चीजें टॉपिक क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। समझिएगा ध्यान से। अब मान चलिए फॉरवर्ड मूविंग क्या है। जैसे एक लिस्ट हम आपको यहां पर बताते हैं, लिस्ट को देखिएगा जरा, ठीक है। यहां लिस्ट हिंदी में बताते हैं। सूची ए, इसमें क्या लिखा हुआ है, सेब, केला, आम, संतरा, ठीक है। एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। अगले ही पल हमने आपको बोला सूची बी, पपीता, अमरूद, अंगूर, नाशपाती। अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये फॉरवर्ड हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। फॉरवर्ड का मतलब ये जा रहा है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, यानी अग्रलक्षी अवरोध। और अग्रलक्षी अवरोध क्या कहता है, तो ये कहता है कि व्हेन द ओल्ड इंफॉर्मेशन इंटरफेयर विद द सक्सेसफुल रिकलेक्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। एक एग्जांपल आपको बताते हैं। मान चलिए आपके ओल्ड कार नंबर था 2333 और आपका नया कार नंबर है 4535, लेकिन अगर ट्रैफिक ऑफिसर आपसे पूछ देगा तो आप बता दोगे पुराना वाला।
you say the old, and this immediate recollection of old information and blocking of new information by old information is called proactive information. क्या बता दोगे? प्रोएक्टिव. मैं फिर से बता रहा हूं, मान लो आपका गाड़ी का नंबर है 2333, अभी आपका गाड़ी का नंबर है 4535. मैंने आपसे पूछा गाड़ी का नंबर, आपने बता दिया पुराना वाला. अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने आपसे पूछा है बी वाला, लेकिन आप बता रहे हो ए वाला. जस्ट इमेजिन, ये ए है, ये बी है, दोनों जानकारी है. ये प्रीवियस का है, ये प्रेजेंट का है, यानी कि ये है पास्ट का. मान लो कुछ देर पहले आपको बताया, ये अभी बताया. समझो ध्यान से, मैं पूछ रहा हूं आपको प्रेजेंट वाला, लेकिन आप बता रहे हो पास्ट वाला. ध्यान सुनो. तो इसको हम जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड मूविंग कहते हैं. आगे की ओर मूव करना, फॉरवर्ड मूविंग, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मूविंग. इसका नाम होता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. अभी का पूछ रहा है, पुराना बता रहे हो. अभी का पूछ रहा है, आप पुराना बता रहे हो जो आपके माइंड में है. अच्छा, दूसरा केस हम लेते हैं, ठीक है, कि दूसरा होता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इधर भी यहां बोलेंगे, यहां पर पूर्वलक्षी. अब पूर्वलक्षी में क्या है, उल्टा कर दीजिए यहां पे. अब उल्टा नंबर में क्या है कि मींस व्हेन द ओल्ड इंफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट टू रिकॉल. अब पुराना वाला याद ही नहीं है. ये ए है, ये बी है ना, ए और बी है, और मैंने आपसे पूछा पुराना वाला, आप नया वाला बता रहे हो. बात आ रही समझ में? फॉरवर्ड वाले में इसमें नया वाला पूछ रहा है, और बैकवर्ड वाले में हम ओल्ड वाला पूछ रहे हैं. तो इसमें आप नया वाला नहीं बता पा रहे हो, इसमें आप पुराना वाला बता रहे हो. क्योंकि हम नया वाला पूछ रहे हैं, इसलिए इसका नाम है फॉरवर्ड मूविंग. हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना जी. हम आपसे नया वाला पूछ रहे हैं, आगे वाला पूछ रहे हैं. अब जवाब ही नहीं दे रहे हो, पुराना वाला बता रहे हो. और इसमें हम देखिए, पूछने के अकॉर्डिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड है. इसमें हम पुराना वाला पूछ रहे हैं, लेकिन आपको याद ही नहीं एप्पल मैंगो. अभी ट्राई करते हैं, बोलो एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज. मेरे साथ बोलो एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज. अब इसको मत देखो, बोलो पपाया गुआवा ग्रेप्स पियर. अब बताओ पहला क्या था? बोले सर हमें दोनों में से कोई नहीं याद है अभी तो. ये इतनी जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन ऐसे करके ट्राई कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपनी मेमोरी को इनहेंस कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं? हाँ जी, स्मृति को सुधारने कौन कौन से तकनीक है? बड़ी अच्छी बात है. फिर तो कैसे हम इसको करेंगे? यहां पर थोड़ा आधा आधा ही कर लिया जाए, दोनों जगह पे ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, तो देखिए हम ऐसी कुछ चीजें यहां पर बताएंगे जिससे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छा कर सकते हैं, अपनी जानकारी को. देख लें जी, हमारे लिए भी यूजफुल होगा, आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाएगी, है ना, बढ़िया सा एकदम. हाँ. देखो, तो पढ़ के आपको हम बताते हैं यहां पर कि ह्यूमंस आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन देयर मेमोरी फॉर देयर डे टू डे लाइफ. यानी कि मानव अपने दैनिक कार्यों के लिए अपनी मेमोरी पर, स्मृति पर अत्यधिक आश्रित है. इसलिए स्मृति को, मेमोरी को बढ़ाने के लिए लोग उपाय ढूंढते रहते हैं, और इसमें साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक एक मुख्य ध्येय रहा है, जिसमें सबसे पहला होता है मुख्य शब्द विधि, यानी कीवर्ड मेथड कहते हैं. आप चीजों को एक कीवर्ड से याद रखते हैं. एक कीवर्ड याद रखा, उसे सारा याद हो गया. यानी कीवर्ड मेथड में हम पुरानी जानकारी से जुड़े हुए नई जानकारी को सीखने या याद करने का प्रयास करते हैं. मान लीजिए आप एक नई या विदेशी भाषा सीख रहे हैं. नई भाषा को तेजी से, बेहतर तरीके से सीखने के लिए आप अपनी मातृभाषा या पहले से सीखी हुई भाषा के समान ध्वनियों का उपयोग करते हैं. पहले तो वही आप करेंगे, है ना. आपको इंग्लिश सीखना, हिंदी से बिलोंग करते हैं तो हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे, आप यही तो करेंगे. इस समान ध्वनि वाले शब्द से आप नई भाषा को बेहतर तरीके से याद रखने में मदद मिलती है. यह तकनीक रटने से बेहतर है. जैसे उदाहरण के लिए रटने से अच्छा है. बीबत जी के एक स्पेक्ट्रम जानते हैं, बैजानी, हाँ, पिनाला. जैसे कि बैगनी, नीला, नीला, हरी, पीला, नारंगी, लाल, इस तरह से यहाँ पर है. तो वही सारी चीजें, टेक्निक्स बेटर टू रोट लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल विबग्योर. विबग्योर एक कीवर्ड आपने बना लिया, ट्रिक बना लिया कि जी ये विबग्योर है. ठीक है,
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बैजानी ह पिनालाते, कीवर्ड आपने बना लिया। इस कीवर्ड के थ्रू आपने जो भी चीजें आपने आराम से इसको क्या कर लिया, आराम से याद कर लिया यहाँ पर। तो ये चीजें होती है कीवर्ड मेथड से। अच्छा, दूसरे मेथड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है हमारा, दूसरा होता है द मेथड ऑफ लोकाई, यानी कि मुख्य शब्द विधि। इसको बोलते हैं, थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए हल्का सा, हाँ ठीक है, मुख्य शब्द विधि। मुख्य शब्द विधि तो हो ही गया। स्थान विधि, मेथड ऑफ लोकाई। स्थान विधि का उपयोग करने के लिए आपको याद रखने वाले वस्त्रों को वैज्ञानिक रूप से बनाए गए विज्ञान तथा प्राणी जगत के साथ मिलाने की आवश्यकता होती है। यह तकनीक विशेष रूप से एक क्रमिक आदेश में वस्त्रों को याद रखने में मददगार होता है। यह आवश्यक होता है कि आप सबसे अच्छे तरीके से जाने वाले वस्त्रों या स्थानों का आवचयन करें, यानी उसको देखें, उन वस्त्रों को याद करना चाहें और एक एक करके उन्हें शारीरिक स्थानों से जोड़ें। सोचिए कि आप बाजार जाने के दौरान ब्रेड, अंडे, टमाटर और साबुन याद रखना चाहते हैं, तो आप अपने रसोई घर में रखे ब्रेड और अंडों को विचार करेंगे, ब्रेड और अंडों के बारे में सोचेंगे। टमाटर को मेज पर रखा जाता है, साबुन को बाथरूम में रखा जाता है। ये सारी चीजें दिमाग, जैसे बोलेगा साबुन लेके आना है जी, बोलेगा साबुन, तो आपको क्या दिखाई देगा, रोज नहाते हैं बाथरूम में, वहीं पर साबुन रखा रहता है। मैं बोलूंगा टमाटर लेके आना है जी, तो टमाटर साइड में रखा रहता है। आप यही तो करोगे ना, स्थान के हिसाब से कहां पर रखा हुआ है उससे आपको याद रहेगा। समझ में आ रहा है आपको, अंडे कहां रखा रहता है वो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है द मेथड ऑफ लोकाई। अब लोकाई में हम लोग क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। So in order to use the method of loci, items you want to remember are placed as object arranged in a physical space में जहां रखा गया है। This method is particularly helpful in remembering items in a serial order. It requires that you first visualize करना पड़ेगा माइंड के अंदर, you know well in specific sequence में आपका दिमाग जानता है, आपको इमेजिन करना होगा, उस ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करना होगा एक एक करके जहां वो रखा हुआ था। और जो एग्जांपल मैंने बताया वही एग्जांपल यहां पर है। दूसरा है आपका मेमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन का उपयोग करने वाले निमोनिक्स। यानी ऐसे आप कर सकते हैं, कोई सामान लाने जाना है तो आप इस तरह सोच सकते हैं, आप नहीं भूलेंगे, आपके दिमाग में वही बातें चलेगी तो आप भूलेंगे ही नहीं। आपको मैंने कुछ बोला लाने के लिए, दिमाग में कुछ और चल रहा है, पक्का भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो संगठन का उपयोग करने वाले, तो हम इसको अगर बोलते हैं निमोनिक्स, अगर हम बात करते हैं निमोनिक्स की, एम साइलेंट होगा शायद यहाँ पर, मेमोनिक्स होगा या नेमोनिक्स, एम साइलेंट शायद मेरे हिसाब से कुछ ऐसी होगा। तो संगठन का उपयोग करने से आप याद रखने वाली चीजों पर निश्चित क्रम बना सकते हैं। इस प्रकार निमोनिक्स बोलेंगे, एम साइलेंट है। तो निमोनिक्स मददगार होता है क्योंकि आप संगठन के दौरान एक ढांचा बनाते हैं, आपको स्मृति कार्य बहुत आसान बना देता है। अब देखो यहीं की यहीं में भूल गया, मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूं और यहीं पर मैंने पढ़ा है निमोनिक्स, थोड़ी देर में भूल गया, जो अभी इससे पहले क्लास में बताया था। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म होता है, 30 सेकंड के अंदर याद रहता है, फिर दिमाग से निकल जाता है, या कई बार हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हमारा टेंशन ही नहीं जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें है कि ऑर्गेनाइज करके हम उसको देखते हैं। अगला है चंकिंग। चंकिंग क्या होता है उसको हम समझते हैं आपको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं खंडियन विधि। खंडियन ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी सामान से, याद रहे मैं आपको समझाता हूं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो कोई सामान बोला मैंने कि टीवी का पार्ट लेके आना, तो आपको टीवी याद आएगा, समझ रहे हो, दिमाग में टीवी ही चलेगा। तो एक संगठन से जब याद रखते हैं तो संगठन से याद रहता है आपको। अब देखो चंकिंग क्या है यहाँ पर, इसके तहत कई छोटे छोटे इकाइयों को बड़े खंड के रूप में जोड़ा जाता है। अब जब हम खंड बनाते समय छोटी इकाइयों को जोड़ने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन सिद्धांतों खोज करते हैं। जो आपका शॉर्ट टाइम मेमोरी है ना, उसको बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है ये। जैसे मान लो आपके एग्जाम्पल देते हैं 1947, 1950, 1984, 1962, बड़ी संख्या को 4 अलग अलग खंड में बेहतर ढंग से लिखा जा सकता है। यानी कि 1947 यानी भारत की जो स्वतंत्रता का वर्ष है, 1950 भारतीय संविधान को प्रभावित किया गया है, 1984 इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, 1962 भारत चीन युद्ध का वर्ष है। तो इस तरीके से आपने जो है 4 अलग अलग खंड में इसको बांट दिया और इसको आपको याद है ये। अब देखिए, अब डायरेक्टली अगर आपको ये याद रखना होता तो बड़ा मुश्किल, मैं आपको डायरेक्ट कैसे 1947, 1950, 1984, 1962, अब पागल होते रहेंगे याद करते करते, 1947, 19 ये 19 पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा दिमाग में आ गया, अच्छा 1947 यानी कि भारत आजाद हुआ था, 1950 यानी संविधान बनाया गया था, 19 ऐसे लिखेंगे 84 यानी कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, 1962 इसमें ये हुआ था। और ऐसा ही मैं भी करता था,
अपने मेमोरी में कुछ बातें बताना चाहूँगा आपको। एक बार की बात है, मैं कितने साल का रहा होगा, मैं 7 साल का था शायद, तो 7 साल नहीं 8 साल का था। मैं पटना में गया, तो पटना में क्या, मौसी की लड़की की शादी थी। वहाँ से एक शायद पटना आगम का कुछ नाम है ऐसा, 5 किलोमीटर, पटना सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और उस समय क्या था कि मैं शाम में अपने मम्मी के साथ में ऑटो में गया था। ऑटो में जब मैं बैठा था, शाम हो गई थी, बस इतना दिखाई दे रहा था कि रेल की पटरी किनारे किनारे हम जा रहे हैं, बस इतना ही पता था। उसके बाद मॉर्निंग हुई, ये लोग कुछ रस्म निभाने के लिए कहीं चले गए, जैसे एक रस्म होता है। फिर मैं अकेला अपने आप को पाया, मैंने देखा कोई नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं तो लगता है कि अकेला पड़ गया हूँ, सारे लोग चले गए हैं ना। तो मैं निकल पड़ा अकेले, राही चलो राही चल, चलता गया। तो मैंने अपनी मेमोरी से सोचने की कोशिश किया कि मैंने रात के टाइम में क्या क्या देखा था, और उसी के अकॉर्डिंग मैं घर भी पहुंच गया। ये लोग पुलिस कंप्लेन करने जा रहे थे, लेकिन मैं पहुंच गया। सेम घटना एक बार घटी जब मैं वापस पटना पढ़ाई करने के लिए गया। फर्स्ट टाइम गया था मैं, और जब फर्स्ट टाइम गया तो नई जगह, नई गली, नई चीज़ें, तो उतना याद नहीं रहता है। तो मेरे दोस्त के मामा जी रहते थे, ठीक है, वहाँ बाजार समिति है, और भी वहाँ पर भिकना पहाड़ी है, बहुत सारे जगह है, जो वहाँ रहते हैं उन्हें पता होगा। तो वहाँ पर जब मैं गया तो बारिश हो रही थी, और अलग अलग टीचरों के एडमिशन करवाना था क्लासेस के लिए, तो देर हो गई थी, वहीं रुक गए थे। फिर डिसीजन लिया कि हम लोग ना घर चलते हैं, शाम की ट्रेन पकड़ के। उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि जब हम लोग स्टेशन पे आए तो हमारे सामने पैसेंजर गाड़ी निकली, लेकिन उस पर नाम कुछ और था, इंजन में मुगल सराय लिखा हुआ था। हमें लगा मुगल सराय का है, और हम बैठे रहे। अब बैठे रहे तो उसके बाद हमने पूछा, जी कि ये बताओ गाड़ी पैसेंजर वाली चली गई है? तो कहता है कि गाड़ी तो चला गया, अब वापस घर जाना है स्टेशन से, राजेंद्र नगर स्टेशन से घर जाना है। बिल्कुल फर्स्ट डे था, कोई मीनिंग नहीं था। तो इतना तो पता था ना कि वहां तक जाने के लिए कौन सा रोड होगा, वहां तो चले गए। अब वहां जाने के बाद जो है, ऐसा गली 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 था कि मेरा दोस्त तो माथा पकड़ लिया, बोला यार स्टेशन पर ही रुक जाते हैं, मामा के घर नहीं पहुंच पाएंगे। उसके मामा सीनियर थे, पढ़ाई करते थे, नौकरी की तैयारी करते थे, मामा घर नहीं पहुंच पाएंगे। हमने कहा थोड़ा टाइम दो ना मुझे। तो पैरेलल सड़क था, देखिए सड़क कैसा था, मान लो कि देखो ये वाला रोड है, ठीक है, और ये वाला रोड है, और इसके बीच में जो है, इसके बीच में ऐसे से गली गली है, ऐसे से गली गली है, ठीक है, ऐसे गली टेढ़ा 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 मेढ़ा है। अब हम लोग यहाँ पर है, 2 लोग हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है, हमें समझना बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुआ था, यहाँ पर हम लोग हैं। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से किस गली में जाना है, कहाँ पर मामा जी का घर है। ध्यान सुनो, हमें ये नहीं समझ आ रहा, इसमें जाए इसमें जाए, इसमें समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन एक अच्छा काम उनके मामा जी ने किया था कि जहां भी इनका घर था, मान लो इनका घर यहां पर है, तो यहां से निकाल के इस वाले पर मुझे मॉर्निंग में जो है कचौड़ी चौड़ी खिलाने के लिए कुछ मुझे गए थे, क्योंकि अगले दिन हम लोग रुक गए थे ना, अपने पेरेंट्स को भोज दिया था, अगले दिन रुक गए थे। तो जिस दिन रुके थे उस दिन सुबह में ही उन्होंने यहाँ पर लाया था, थोड़ा घुमाया था। तो मुझे इतना पता था कि अगर मैं इस रोड से इस रोड पे आ जाऊं तो यहां से मुझे रास्ता पता था। जैसे यहां जब मैं आ रहा था तो मेरी आदत है, मैं कोई नाई की दुकान देखूंगा, अच्छा ज्वेलरी की दुकान है, अच्छा ये, तो दिमाग में ना कैच हो जाता है, मेरी आदत है, चीजों को ध्यान रहता है, मतलब मेरे आंख एक बार देख लिया तो याद रहेगा हमको। तो मुझे पता था जी यहां से यहां अगर मुझे आना है तो मैं यहां आ जाता हूं, फिर यहां एक बार में आ गया तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। वो तो नर्वस हो गया, बोले नर्वस नहीं होना है। मैंने कहा एक काम करो, देखो दोनों सड़कें पैरेलल है, किसी भी गली में एंटर कर जाते हैं, उसके अगले पैरेलल गली में आ जाते हैं, सबसे पहला काम। तो हम किसी भी गली में एंटर हुए, घूम गए हैं, सीधे यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद मैं उस जगह पे गया जहां उन्होंने कचौड़ी चौड़ी मुझे खिलाई थी, होटल में क्या किया था जैसे था, उस गली को फाइंड किया, फिर वहां एंटर किया, सोचते सोचते मामा जी घर पहुंच गया, मेरा दोस्त खुश, मामा जी सरप्राइज, उसके बाद मैं भी ठीक, चलो घर पहुंच गया, आराम किया, अगले दिन निकला। तो ये जो मेमोरी होती है ना, आपको को रिलेट करता है, तो वही मैं आपको यहाँ पर केवल बता रहा था, ठीक है। तो ये डेट आपको ये सारी याद रखता है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर मिनिमाइज इंटरफेरेंस की हम लोग बात करते हैं। तो जैसे यहाँ छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है,
और वो लिखा है इंटरफेरेंस एज वी हैव रेड इज अ मेजर कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। जो अवरोध होता है ना, पुराना पिछला नया कलेक्शन, ये जो अरेंजमेंट शेड्यूल करते हैं माइंड हमारा, जो नई चीजें सीखते हैं उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूट योर लर्निंग प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कीजिए अगर आप भूल जा रहे हैं तो। यानी हिंदी में है कि हमने पढ़ा है कि अवरोध भूलने का प्रमुख कारण है और इसलिए आपको जितना संभव हो सके कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आप जानते हैं कि अवरोध सबसे अधिक उत्पन्न होता है जब एक साथ बहुत ही समान सामग्री को सीखा जाता है। अगर सेपरेट तरीके से थोड़ा थोड़ा सीखा जाए, उसको प्रैक्टिस किया जाए, तो एक कंटेंट दूसरे का विरोध नहीं करेगा, यानी कि आपके जगह में स्पेस मिलेगा। लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम यही होता है, कुछ बच्चे कुछ पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर सीख जाते हैं, मेमोरी शार्प होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खिचड़ी पका लेते हैं और बैठ जाते हैं। अपनी बात बताऊं, जब भी मेरा टेस्ट होता था मैं 300 से 400 एमसीक्यू क्वेश्चंस फटाफट 10 से 15 मिनट में कर लेता था। बस आप पूछिए, मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने कीवर्ड्स बना रखा था। इस लाइन में से कोई एक पॉइंट इसके आंसर्स में जो मैच कर दिया फटाफट, क्या है मतलब नहीं, लेकिन मैंने बता दिया है। तो अपनी अध्ययन योजना को इस तरह से व्यवस्थित करें कि आप एक दूसरे के बाद समान विषय को नहीं सीखते, बजाय इसके कि पिछले विषय से असंबंधित कोई और विषय चुने। ठीक है, यदि यह संभव नहीं है तो अपने अध्याय अभ्यास को क्या करें, मतलब है कि आप अध्ययन करते चले, छोटी छोटी आराम की अवधि दीजिए। तो बार बार ये बोल रहा है पिछले विषय से असंबंधित पिछला विषय कोई पढ़ा उससे रिलेटेड मत पढ़ो। जैसे कि मान लो आपने साइंस फिजिक्स पढ़ा, अभी साइकोलॉजी पढ़ा, अब कोई और सब्जेक्ट पढ़ो, फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ो। एक ही चीज को आप करते जाएंगे तो माइंड ना उसको क्या करेगा, अवरोध करेगा, कंफ्यूज करेगा। एक टॉपिक पढ़ा, इसको लॉक कर दिया, प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक लेके दूसरा पढ़ा, ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगला है गिव योर एनफ रिट्रीवल क्यू। अब अपना क्यू दीजिए। क्यू जैसे मैं आपको बता रहा था, यहां पर अपने आप को पर्याप्त पुनरुद्धार संकेत दीजिए। मैंने कहा ना, मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, संकेत, केवल संकेत रखा था। यानी while you learn something, think retrieval cue inherent in your study material, identify them and link parts of the study material। उसको क्लू कीजिए। क्यू विल बी इजियर टू रिमेंबर एज कम्पेयर टू, तो इसको याद कीजिए। वही सारी चीजें हैं कि अपने स्टडी के दौरान उसको सोचिए, कौन सा तुलना करेंगे, संकेत रखिए। जैसे आप ट्रिक वगैरह बनाते हैं, कुछ चीजें करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर एक दिया है PQRST। ये क्या चीज है, PQRST? यानी PQRST विधि थॉमस और रॉबिन्स ने याद रखने वाले छात्रों की मदद करने के लिए एक और तकनीक विकसित किया है, PQRST। यह निर्देश करता है प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीडिंग यानी पठन, आत्मपठन, सेल्फ रिएक्शन, टेस्ट लीजिए, ये सारी चीजें। चलिए इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाकी बच्चों को भी काम आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है, इतना ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट है, इसको अच्छे से कर लेते हैं, इसके बाद चैप्टर ओवर, मतलब ओवर। देखिए समझिएगा जरा ध्यान से। तो इसमें क्या लिखा है, थॉमस एंड रॉबिन्सन हैव डेवलप अनदर स्ट्रेटजी, जिसमें सबसे पहले पीयू का मतलब होता है पहले प्रीव्यू कीजिए, फिर क्वेश्चंस, फिर रीड, फिर सेल्फ रिएक्शन, फिर टेस्ट। ठीक है, प्रीव्यू पहले प्रीव्यू का मतलब रेफर्स टू गिविंग अ cursory look at the chapter and familiarizing oneself with its content। यानी कि पूर्वालोकन का अर्थ है अध्याय को एक नजर में देखिए, उसकी सामग्री के साथ अनुभव कीजिए, फील कीजिए। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसको देखिए, उसको फील कीजिए। जब आप फील करते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम में जाकर दिमाग को विजुअलाइजेशन मिलता है और वहां से एक फिल्म की तरह, मेमोरी की तरह चीजें याद रहती है। समझिए, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है प्रीव्यू करना। रिवीजन करेंगे तो ऐसे ही रिवीजन कीजिएगा, पहले प्रीव्यू करना है। दूसरा क्वेश्चंस, प्रश्न का मतलब है सवाल पूछना, है ना, पाठ की जानकारी से उत्तर ढूंढना कि कहां कहां है। क्वेश्चंस खुद से पूछिए, करने की कोशिश कीजिए, है ना, ये खुद से बनाइए देख देख के। फिर रीड कीजिए, रीड का मतलब है कि उन्हें पठन कीजिए, पढ़िए। उसके बाद है सेल्फ रेसिटेशन, तो सेल्फ में करेंगे यहाँ पे। फिर उसमें क्या है, आपको इन सवालों को उत्तर ढूंढ रहे उन्हें लिखने का प्रयास करें। अंत में देखिए आपने कितनी समझ पाई है, और लास्ट में आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। तो क्वेश्चंस मींस ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया आफ्टर रीडिंग ये करना, देयर इज नो वन मेथड दैट कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिटेंशन एंड ब्रिंग अबाउट
एंड ओवरनाइट मेमोरी इंप्रूवमेंट। ऐसा कुछ नहीं कि ओवरनाइट रात में सोएंगे मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर मेमोरी यू नीड टू अटेंड अ वाइड वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे वेराइटी देखना होता है, जैसे आपका हेल्थ कैसा, अगर किसी का हेल्थ ही सही नहीं है तो उसकी मेमोरी कैसे सही रहेगी, आपका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं है, मोटिवेशन है कि नहीं है, आपकी फैमिलियरिटी कैसी है, उस सब्जेक्ट को लेकर कितनी समझ है ना, बहुत सारी चीजें हैं। इन एडिशन यू मस्ट लर्न टू यूज स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए, मेमोरी इंप्रूव डिपेंडिंग, बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे मैं अपने कोर्स में सिलेबस देता हूँ, बड़ा बड़ा सिलेबस होता है 2-2 साल का, NIS में उसमें देता हूँ, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्या है, क्लू है, पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो ये आपने केवल अभी एक काम किया है, प्रीव्यू। उसके बाद आप अभी करेंगे, इसके बाद इनके क्वेश्चंस, उसके बाद आप इनको बार बार पढ़ेंगे, मतलब जिसको बार बार करेंगे यानी सेल्फ रिपीटेशन, मतलब कोशिश करेंगे समझने की, मतलब ये आपका प्रैक्टिस हो गया। एंड देन लास्ट में टेस्ट, बस, और आपका चैप्टर हो गया ओवर। गला सूख गया बोलते बोलते यार, मजाक नहीं है, जोश जोश में पूरा बोल देते हैं, गला ही सूख जाता है एकदम से। अब तो लगता है गला ही बैठ जाएगा। मेरी टीम ने कहा है कि सर आपका जो माइक है ना, अगर आप धीरे से बोलेंगे ना हेलो, तब भी सुनाई देगा, लेकिन मेरी आदत है जब एक्साइटमेंट होता है तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू करता हूँ, उस चक्कर में गले पे असर पड़ता है। अब मैं एक्साइटमेंट से दिखाऊं, धीरे से बोलूंगा, ये देखिए यहाँ पर पढ़ रहे बहुत, ये बोल ही नहीं पाऊंगा मैं, ऑटोमेटिक वॉइस क्या होता है, रेज हो जाता है। तो ये मेरा माइनस पॉइंट है, वीक पॉइंट पता नहीं, बट ये है कि मैं आपको दिल से पढ़ाता हूँ जो भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आगे कंटेंट भी आपको देते रहेंगे। बाकी आप लोगों का लव एंड सपोर्ट, प्यार इतना मिलता है कि मज़ा आ जाता है, लगता है यही हमारी असली कमाई है। बाकी हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना, बहुत सारे सब्जेक्ट और कंटेंट आपको वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, और वहाँ से आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।